बताइएगा जी जरा, आपको क्या मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? क्या बोर्ड आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। चलें ठीक है जी। लास्ट टाइम हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे जी? कहाँ तक किया था काम हम लोगों ने? लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन मेरा ख्याल है कि एंगुलर वेलोसिटी पे हो रही थी। चलें जी, एंगुलर वेलोसिटी को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने क्लॉक के हवाले से डिस्कशन की। क्लॉक पे हम लोगों ने मिनट हैंड, सेकंड हैंड और आवर हैंड की एंगुलर वेलोसिटीज को डिस्कस किया। आज का जो हम लोग चल रहे हैं आगे, दैट इज अबाउट रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। जब हम लोग लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आता है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से, दैट इज अबाउट v इक्वल्स टू r ओमेगा। ये अलोंग द टेंजेंट होती है, इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं ओमेगा r, और इन वेक्टोरियल फॉर्म लिखो इसे आप। अच्छा, इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है फिर v इक्वल्स टू ओमेगा, दैट इज 2 पाई ओवर t इंटू r, दैट इज 2 पाई r ओवर t। यानी अगर कोई बॉडी क्या कर रहा हो, किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो। जी आप लोगों को आवाज नहीं आ रही मेरी? अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो जिसका रेडियस r हो, तो उसके टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने को उसकी वेलोसिटी इस टेक्निक से मालूम की जा सकती है, लीनियर वेलोसिटी, और उसके टाइम पीरियड को इस टेक्निक से मालूम किया जा सकता है कि कितनी देर में वो अपना एक चक्कर पूरा करेगा। ठीक है, इसी को अगर मैं विक्टोरियल फॉर्म में लेके चलूं तो विक्टोरियल फॉर्म में क्या आएगा हमारे पास? दैट इज v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, और ये जो वेलोसिटी होती है दैट इज लीनियर वेलोसिटी, या इसे वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट भी बोलते हैं। वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट मींस टेंजेंशियल वेलोसिटी। और ये क्या बताती है हमें? क्रॉस प्रोडक्ट है, और आप लोगों ने पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट के केस में एक ऐसा वेक्टर हासिल होता है जो गिवन वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर हो। यानी जो लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी होगी, और लीनियर वेलोसिटी रेडियस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो रही होती है, दोनों के परपेंडिकुलर होती है। और ये होती कहाँ पे है? along the tangent of circle. That is the relation between linear and angular velocity. ठीक है जी। अच्छा, उससे आगे अगर हम लोग चले तो हमारे पास ये तो आ गया हमारे पास किसके हवाले से? एंगुलर वेलोसिटी। इससे आगे अगर हम लोग चलें तो आ जाता है दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। and angular acceleration is the time rate of change of angular velocity is known as angular acceleration. Alpha equals to omega f minus omega I over delta t। यूनिट क्या बनेगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इस केस में क्या होगा? अब इस केस में सिचुएशन क्या होगी? इफ
ओमेगा एफ ग्रेटर देन ओमेगा आई, यानी अगर क्या हो, एंगुलर स्पीड बढ़ रही हो, मतलब आपने फैन को स्विच ऑन किया है, अब ऐसा ऐसा स्पीड बढ़ेगी ना, उस वक्त क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और पैरेलल टू द एंगल बिटवीन ओमेगा एंड अल्फा इज 0 डिग्री, यानी कि दोनों क्या होते हैं, पैरेलल। और अगर क्या हो, इफ ओमेगा एफ लेस देन ओमेगा आई, क्या मतलब, फैन मूव कर रहा था, आपने स्विच ऑफ कर दिया, अब स्विच ऑफ करने से क्या होगा, उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता, उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी, कम। इसका मतलब क्या होगा, अल्फा नेगेटिव द एंगल बिटवीन, सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही और बोर्ड भी ब्लर्ड है, कुछ नजर नहीं, वर्ड से नहीं पता चल रहा। आप लोगों को क्या मेरी आवाज और बोर्ड क्लियर नजर नहीं आ रहा? यस सर, क्लियर है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इफ अगर अल्फा क्या हो, मतलब नेगेटिव हो, देन एंगल बिटवीन ओमेगा एंड अल्फा इज 180 डिग्री, यानी इस केस में क्या होते हैं, पैरेलल, और इस केस में क्या होंगे, एंटी पैरेलल। लेकिन होंगे कहां पे, along the axis of rotation. It is always along the axis of rotation. ठीक है। और अगर फैन को आपने ऑन किया, लाइक फैन को आपने स्विच ऑन किया, उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई, बढ़ते बढ़ते वो एक खास स्पीड पे घूमना शुरू हो गया, जैसे ही वो खास स्पीड पे पहुंचेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, उस केस में एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा होगा। अगर हम लोग बात करें किस पे, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है A इक्वल्स टू आर अल्फा, यानी A इक्वल्स टू अल्फा आर इन विक्टोरियल फॉर्म A इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर। क्या चीज साबित हो रही है, ये जो अल्फा ए है दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और क्या आएगा, A is perpendicular to R and A is perpendicular to alpha। समझ आ गई बात की? एक पॉइंट लिखवा रहा हूं आप लोगों को रिजिड बॉडी के हवाले से, जी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चल रहा हूं।
जी, डायरेक्शन के हवाले से बात करते हैं। नंबर 1, ऑल लीनियर वेक्टर्स। अब लीनियर वेक्टर्स में कौन कौन से आ जाते हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, all linear vectors in circular motion have direction along the tangent. ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? ये तो किसकी बात कर दी मैंने? लीनियर की। ऑल एंगुलर वेक्टर्स, कौन कौन से? थीटा, ओमेगा, अल्फा, फिर टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम इन circular motion have direction along the axis of rotation. It can be determined by right hand rule. ठीक है, समझ आ गई बात की? नंबर 3, when the rigid body is moving in angular motion, then its all particles have same angular displacement, same angular velocities, and same angular accelerations. क्या मतलब कि अगर एक रिजिड बॉडी मूव कर रहा है किसी फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द, किसी एंगुलर मोशन में है, तो उसके अगर 50 पार्टिकल है तो 50 के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक जैसा होगा, 50 की एंगुलर वेलोसिटी एक जैसी होगी, 50 के एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू एक जैसी होगी, यानी तमाम पैरामीटर उसके क्या होंगे? सेम होंगे। और अगर बॉडी व्हेन अ रिजिड बॉडी is moving in angular motion,
then it's all particles have different linear displacement, different linear velocities, and different linear accelerations. सर ये लीनियर यानी हम मोशन कह सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है ना, तो उसके तमाम पार्टिकल्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तो तमाम पार्टिकल्स के सेम होंगे, लेकिन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर पैरामीटर्स जो होंगे वो हर एक का डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, जरा गौर कीजिएगा, ये एक पिवट पॉइंट पे रॉड लगाया हुआ था मैंने, ठीक है। मैं इस वाले पॉइंट का अगर फर्ज किया मैं इसे यहां से घुमा के यहां पे लेके गया, यहां पे लेके गया, मुझे बताओ कि ये वाला पॉइंट यहां से मूव करके यहां पे आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये वाला पॉइंट मूव करके यहां पे आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये वाला पॉइंट यहां पे आया तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। लीनियर पैरामीटर डिफरेंट, लेकिन हर एक का एंगल सेम ही बन रहा है, एंगुलर पैरामीटर सेम होते हैं, ठीक है। ये याद रखोगे, ये आगे कई जगह पे इस्तेमाल होते हैं हमारे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी आप लोग। सर ये तो आपने रोटेशनल मोशन में किया, और अगर ये सर्कुलर मोशन होता? मैंने इसीलिए वर्ड यूज किया एंगुलर मोशन का, जिसमें दोनों आ जाते हैं, ये एंगुलर मोशन लिखा हुआ। सर सर्कुलर मोशन में तो डिफरेंट नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट? कौन से डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट नहीं होंगे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये मोशन कौन सी है इसकी? ये जो मैंने रॉड बनाया, ये मोशन कौन सी थी, सर्कुलर या रोटेशनल? रोटेशनल। ये अगर इस पॉइंट के लिहाज से देखो, अकेला ये पॉइंट हो तो फिर सर्कुलर है, अगर पूरा रॉड देखो तो रोटेशनल है। जिस तरह आप जमीन की बात करते हो, तो जमीन रोटेशनल मोशन में भी है, सर्कुलर मोशन में भी है। सर्कुलर मोशन कंसीडर करोगे तो सूरज के लिहाज से होगा। फर्ज किया, देखिए ये सूरज है, यहाँ पे आ गए, जमीन ये सूरज था, ये जमीन का ऑर्बिट है। फर्ज किया जमीन यहां से यहाँ पे आई तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, और अगर यही जमीन का ऑर्बिट छोटा हो जाता, फर्ज किया ये ऑर्बिट होता, तो यहां से यहाँ पे आई तो पहले से कम हो गया। इसका मतलब है लीनियर पैरामीटर डिफरेंट, लेकिन अगर एंगुलर कंसीडर करो तो वो सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि लीनियर के लिए तो आपने स्ट्रेट लाइन में चलना है ना, और एंगुलर के लिए सेंटर के साथ जो एंगल बन रहा होगा उस पर लेके चलना है। अब जरा और चले, एक और एग्जांपल देखिएगा। अब वो एग्जांपल क्या है, जरा गौर कीजिएगा। फर्ज किया ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिए, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये सेंटर है, ये ले लिया मैंने। अब तीनों सर्कल का एंगल क्या बन रहा है, सेम, ये एंगल बन रहा है ना सेंटर के साथ, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट देखो कुछ और आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट देखो कुछ और आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट देखो कुछ और आएगा। यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तीनों का क्या है, सेम, ठीक है। तो एंगुलर मोशन में याद रखिएगा, एंगुलर पैरामीटर सेम होते हैं, लेकिन लीनियर पैरामीटर वेरी कर जाया करती है, डिफरेंट हुआ करते हैं, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी, फिर अगले पे चल रहे हैं हम लोग। सर ये ठीक है, दूसरे पॉइंट में बता दें, ये वेक्टर साइन आपने नहीं डाले इनके ऊपर, किस पे? सेकंड पॉइंट मैंने में। मैंने सिर्फ उनके नाम लिख दिए, वैसे होंगे ये वेक्टर ही, मैंने सिर्फ इनके नाम लिख दिए। जिस तरह ऊपर देखो मैंने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लिखा, वो लिखने की बजाय मैंने उनके सिंबल लिख दिए सिर्फ, और तो कुछ भी नहीं दिया।
अदरवाइज अगर आप इनकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है ये वेक्टर होंगे। एंगुलर वेक्टर्स लिख दिए है ना, आगे उनके बजाय इस तरह मैं नाम लिखता, मैंने उनके सिंबल बना दिए। ऊपर भी किया जा सकता था, आप डी लिख सकते थे, वी लिख सकते थे, ए लिख सकते थे। ओके सर। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चल रहे हैं हम लोग किस पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। ठीक है, उससे आगे मैं आप लोगों को एक टेबल सा बनवा रहा हूँ और उस टेबल के बाद फिर चलते हैं हम लोग सेंटीमीटर फोर्स पे, सेंटीमीटर फोर्स हमें क्या बताती है, और सेंटीमीटर फोर्स का टॉपिक होगा। उसके बाद हमारा लास्ट आर्टिकल सैटेलाइट्स का होगा जी, जिसमें सिर्फ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपको दिया होगा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे आएंगे लीनियर और यहाँ पे आएंगे एंगुलर। कौन कौन से हो सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है Vf इक्वल्स टू Vi प्लस AT, ये इक्वेशन थी जब बॉडी लीनियर एक्सेलरेशन से मूव करता हो। इन टर्म ऑफ एंगुलर ले जाओगे तो ओमेगा एफ इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, ये तब है जब बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करता हो। फिर था s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, दिस वन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। देखो इक्वेशन की नेचर सेम है, सिर्फ क्या हुआ लीनियर पैरामीटर एंगुलर पैरामीटर में जाएंगे। 2as equals to vf square minus vi square, that is 2 alpha theta equals to omega f square minus omega I square। फिर आप लोगों ने पढ़ा F equals to ma, ये था न्यूटन सेकंड लॉ इन लीनियर मोशन। तो जो काम फोर्स का लीनियर मोशन में होता है वही टॉर्क का होता है, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ इन एंगुलर मोशन। ठीक है, उसके बाद आपके पास होता है P इक्वल्स टू एम वी, लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है आई एल इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक है, फिर आपके पास होता है फोर्स इक्वल्स टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पे आ जाता है टॉर्क इक्वल्स टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिर आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि यहाँ पे होता है पी टोटल इक्वल्स टू कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और यहाँ पे होता है एल टोटल इक्वल्स टू कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ आ गई बात की, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद कौन सा वर्क होता है W इक्वल्स टू एफ डी, ये लीनियर वर्क है स्ट्रेट लाइन में, और यहाँ पे क्या होगा एंगुलर वर्क, दैट इज टॉ थीटा। फिर आप लोगों ने पढ़ा एंगुलर पावर लीनियर पावर एफ वी, और एंगुलर पावर क्या होती है टाउ ओमेगा। समझ आ गई बात, क्लियर आ गया। फिर आप लोगों ने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल 1/2 एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या होती है, दैट इज 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यानी क्वेश्चंस की नेचर, इक्वेशंस की नेचर बिल्कुल वैसी ही है। फिर आप लोगों ने पढ़ा लीनियर पैरामीटर को एंगुलर में चेंज करने की टेक्निक। देखो ये लीनियर, ये एंगुलर, ठीक है, फिर ये लीनियर, ये एंगुलर, फिर ये लीनियर, ये एंगुलर। तो टेक्निक आपने क्या पढ़ी थी, सिर्फ इनके साथ रेडियस आ जाए तो ये एक से दूसरे में चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास क्या, ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। लीनियर से एंगुलर पैरामीटर में जाने की कुछ टेक्निक्स हैं हमारे पास, ये कुछ रिलेशंस हैं जो याद होने चाहिए आपको। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या,
सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है जी? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को क्या कर दे, उसके स्ट्रेट लाइन पाथ को किस में चेंज कर दे, कर्व पाथ में चेंज कर दे, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक चीज याद रखिएगा हमेशा, जब भी फोर्स किसी भी बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे तो बॉडी का पाथ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, बॉडी का पाथ हमेशा सर्कुलर पाथ हो जाएगा, कर्व पाथ हो जाएगा। समझ आई बात की? मतलब अगर आप देखो डोरी के साथ पत्थर को बांध के घुमा रहे हो आप, तो ये डोरी है ना, तो आप किस तरफ को खींच रहे हो डोरी को? अपनी तरफ। डोरी को अपनी तरफ खींच रहे हो और इसकी वेलोसिटी कहां पे है, अलोंग द टेंजेंट। तो इसका मतलब है फोर्स जो लगा रहे हो आप डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर लगा रहे हो, और जब भी फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर लगती है तो पाथ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, हमेशा कर्व पाथ में चेंज हो जाता है। और याद रखिएगा फोर्स जब भी लगती है तो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पैदा होगा। और आप लोगों ने पढ़ा था कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो उस केस में एक्सेलरेशन पैदा होता है सिर्फ डायरेक्शन में चेंजिंग की वजह से, और इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते थे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी हम कहते थे कि जी ठीक है, अगर बॉडी यहाँ पे मूव कर रहा है, ये रेडियस है, ये पॉइंट ए, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आया तो इस पॉइंट रेडियस तो सेम ही रहेगा, लेकिन इस पॉइंट पे टेंजेंट ये आ जाएगा, इसे v1 कह दिया, इसे v2। अब वेलोसिटी में चेंज आया, लेकिन यहां से यहाँ पे जब मूव करके गया ए से बी पे तो इसकी स्पीड कांस्टेंट रही। अब डायरेक्शन में चेंजिंग की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होगा, और इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी क्या कह सकते हैं, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ with constant speed, then acceleration is produced. Acceleration is produced due to change in the direction of motion, and it is perpendicular to the velocity of body. परपेंडिकुलर का मतलब एंगल 90 डिग्री बनेगा, और ये जो एक्सेलरेशन पैदा होता है दैट इज AC इज नोन एज v²/r। ठीक है, इसे इस तरह भी लिख सकते हो, r⍵² r⍵², यानी AC इक्वल्स टू r⍵², ओमेगा को लिख दो कितना, 2π/t। इसे ये भी लिख सकते हो 4π²r/t², दैट इज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। ये नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चल दो, इसके 2 एक पॉइंट मजीद लिखवाने हैं।
जी ले लिया स्क्रीनशॉट। जी क्लियर हो गया। इससे आगे चलें, यानी हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं, अब एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, तो एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स भी पैदा होगी, फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन होता है, एम ए सी, दैट इज एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। और जब आप इसे एंगुलर पैरामीटर में लिखोगे तो एफ सी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। और जब आप इसे वेक्टोरियल फॉर्म में लेके जाओगे, एफ सी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। नेगेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। अब कुछ पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर आपको लिखवा रहा हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स के हवाले से, वो जरा लिखिएगा। नोट अबाउट एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स के। नंबर 1, एफ सी is always perpendicular to velocity, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। एंड नंबर 1, नंबर 2, towards the center of circle। नंबर 3, FC only changes the डायरेक्शन ऑफ मोशन। सिर्फ क्या कर रही होती है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब क्या? कि ये सिर्फ वेक्टर वाले पैरामीटर को चेंज करेगी, वेलोसिटी को चेंज करेगी, स्पीड को चेंज नहीं करेगी, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं लाएगी। जो स्केलर क्वांटिटीज है उनमें चेंज नहीं आएगा, वेक्टर क्वांटिटीज में चेंज आएगा। नंबर 4, FC कैन नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड। ये शायद मेरे से सवाल किसी ने लास्ट लेक्चर में पूछा भी था कि सर ये काइनेटिक एनर्जी वगैरह पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, तो बताया था आप लोगों को मैंने। उस वक्त मैंने कहा था कि अगले आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ वेक्टर पैरामीटर को चेंज करेगी, काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है। और आप लोगों ने पढ़ा बॉडी कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो चेंज नहीं आएगा। एंड नंबर 5, FC does not सर वीडियो ब्लर हो रही है। perform एनी वर्क, किसी किस्म का वर्क नहीं करता। जी मुझे बताइएगा क्या आपको बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है? जी बोलिएगा जरा, बोर्ड क्लियर है? हाँ जी, बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है जी आप लोगों को? चले ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरा।
जल्दी से। सर आपने लिखा है ना कि एफ सी इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस रिप्रेजेंट करता है, देखो बॉडी ये हो ना, अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसका रेडियस वेक्टर होता है सेंटर से बाहर की तरफ, ये आर की वैल्यू है आर। और सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ का होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स तो इस तरफ होगी ना, टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स आर के ऑपोजिट होगी, इस वजह से नेगेटिव है। और इसे मजीद इस तरह भी लिख सकते हो, अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड को लिखो ना, एफ सी, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखा है ना, तो ओमेगा अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या लिख सकते हो ओमेगा को? 2 पाई ओवर टी इंटू आर, ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर ओवर टी स्क्वायर। सेंटीमीटर फोर्स को इस तरह भी आप सिंप्लीफाई कर सकते। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी, आगे चल रहा हूं मैं इस पे, चंद एक पॉइंट है। सर जी 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 बोलिएगा, सुन रहा हूँ। सर सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स स्केलर पैरामीटर्स को चेंज नहीं करेगी, वेक्टर पैरामीटर्स को करेगी? जी देखो वेक्टर पैरामीटर तो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहे होते हैं ना, तो जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होनी है तो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज नहीं होगा। मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी क्योंकि स्केलर है, इसका तो डायरेक्शन के साथ ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ वो पैरामीटर चेंज होंगे जिनका डायरेक्शन के साथ ताल्लुक होगा। ठीक है सर जी? ये वेक्टोरियल फॉर्म में आपने ओमेगा को वेक्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिखा? ओमेगा स्क्वायर है, आपको पता है ओमेगा एक वेक्टर तो है, लेकिन ओमेगा डॉट ओमेगा ये ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। जब स्क्वायर है तो वो स्केलर बन जाएगा ना, तो यहाँ पे वेक्टर सिर्फ एक चीज आएगी, दैट इज द रेडियस वेक्टर। ओके सर। चले, अच्छा साफ कर रहा हूँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी वर्टिकल सर्कल पे कि डोरी में टेंशन कहाँ कहाँ पे आ सकती है। अच्छा याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रीपिटल फोर्स की अपनी कोई भुकत नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कोई भी परफॉर्म कर सकता है। मसलन जब आप डोरी के साथ पत्थर को बांध के घुमा रही होती हो तो तब सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा होता है कौन? रस्सी में टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही होती है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं तब सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं कौन? अट्रैक्शन की फोर्स, कूलम फोर्स जो होती है। जमीन के गिर्द सैटेलाइट घूम रहे हैं तब कौन सप्लाई कर रहा है? तब वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तो ये गाड़ी एक राउंड ट्रैक पे मूव कर रही है तब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सप्लाई करेगा? आप लोगों ने पढ़ा था टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स, यानी कि एक जिम्मेदारी है जो कोई भी परफॉर्म कर सकता है। जहां भी फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या होगी? परपेंडिकुलर लगेगी, बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू हो जाएगा। अच्छा अब हम लोगों ने बात करनी है टेंशन इन स्ट्रिंग ऑफ वर्टिकल सर्कल। एक डोरी के साथ पत्थर बांधा हुआ है और आप हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल उसे घुमा रहे हो ऐसे। अब वर्टिकल घुमाने में क्या होगा? ये वर्टिकली आप उसे रोटेट करवा रहे हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, फर्ज किया बॉडी इस तरफ को मूव कर रहा है ऐसे, ये डोरी, इसका मतलब है डोरी में टेंशन ये होगी, ये इसकी स्पीड घूमने की v, इसका वेट कहां पे एक्ट कर रहा होगा? नीचे की तरफ। अब दो तीन केस आते हैं। पहला केस एट बॉटम, जी ये मुसलसल घूम ही जा रहा है, इसका मतलब है इन दोनों की नेट फोर्स सेंटीमीटर फोर्स अप्लाई कर रही है। और नेट फोर्स किस तरह आती है?
दोनों को माइनस कर दोगे क्योंकि ऑपोजिट है, इक्वल्स टू एफ सी एंड टी इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस एफ सी, दैट इज एम जी प्लस एम वी स्क्वेयर ओवर जी। क्या चीज आ जाएगी? जी प्लस वी स्क्वेयर ओवर आर। अगर आप गौर करो तो वेट में कोई चीज ऐड हो रही है, आंसर पहले से बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात की? तो हम क्या कह सकते हैं, T विल बी मैक्सिमम एट बॉटम। बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम होगी जी। बॉटम पे टेंशन क्या होगी? मैक्सिमम। क्या बताया मैंने, जरा गौर कीजिएगा। अगर बॉडी रेस्ट में होगा, मूव ना कर रहा हो, लटक रहा हो सिर्फ, तो उस वक्त टेंशन और वेट बराबर, यानी जितना वेट होगा उतनी ही टेंशन होगी। लेकिन अगर मूव कर रहा है तो जरा गौर से देखो, वेट में कोई चीज ऐड हो रही है, और वेट में चीज ऐड होने का मतलब कि टेंशन की वैल्यू पहले से क्या हो गई? ज्यादा। और पहले से ज्यादा होने का मतलब बढ़ गई। यानी हम क्या कह सकते हैं, जब बॉडी सर्कुलर वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा होता है तो बॉटम पॉइंट पे टेंशन हमेशा मैक्सिमम हुआ करती है, रस्सी सबसे ज्यादा तनी होगी यहाँ। एट द टॉप की बात की जाए, सर ये टी माइनस डब्ल्यू क्यों आया है? अगर आप देखो तो नेट फोर्स क्या आएगी यहाँ पे, ये दोनों ऑपोजिट है ना, इन दोनों को माइनस करोगे आप, टी माइनस डब्ल्यू कर दो या डब्ल्यू माइनस टी कर दो, बात एक ही। ठीक है, लेकिन चूंकि बॉडी घूम रहा है, घूमने का मतलब टेंशन की फोर्स ज्यादा है, वही घुमा रही है, तब आपने टी माइनस डब्ल्यू किया। एट द टॉप की बात करेंगे अगर हम लोग, जरा गौर से देखिएगा, ये टॉप है, यहां पे बॉडी इस तरफ को मूव कर रहा है ऐसे। अब मुझे बताओ कि क्योंकि बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे है, इसका वेट नीचे की तरफ ही होना है, तो टेंशन भी तो रस्सी में होगी ना, वो भी नीचे की तरफ ही होगी। अब क्या आ जाएगा? T प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ सी। अब क्या आ जाएगा? T इक्वल्स टू एफ सी माइनस डब्ल्यू। समझ आ गई बात की? या हाँ जी ठीक है, T प्लस एफ सी। समझ आ गई बात की? अब इस केस में क्या हो रहा है, कोई फैक्टर माइनस हो रहा है ना, माइनस होने का मतलब T विल बी मिनिमम, T विल बी मिनिमम एट द टॉप, यानी टॉप पे रस्सी ढीली होगी। ढीली होने का मतलब टेंशन कम होगी, मिनिमम होगी। यानी ये क्वेश्चन आ जाया करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमें, कि जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में वर्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा हो तो बताएं रस्सी के टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा कहाँ पे होंगे? तो जहां पे रस्सी सबसे ज्यादा टाइट होगी, और सबसे ज्यादा टाइट कहाँ पे होगी? बॉटम, जहां पे टेंशन सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप खींचते जाओगे टेंशन बढ़ाते जाती है ना, और टेंशन बढ़ाने का मतलब उसके टूटने के चांसेस क्या होते जाते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इज इट क्लियर? समझ आ गई थी बात की? तो ये आपके पास था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्कल के हवाले से जी। सर ये फर्स्ट केस में आपकी वेट और टेंशन जी एक जी डायरेक्शन में क्यों नहीं हुए? सेकंड केस में फर्स्ट क्या केस हुआ है? में वेट और टेंशन एक डायरेक्शन में क्यों नहीं हुए? दोनों फर्स्ट ऑपोजिट है, वाले वेट तो केस में हमेशा, एट मैं बॉटम। वही बता, सुन लो ना, सुन लो, वेट हमेशा कहाँ पे रहना है? नीचे, और रस्सी तो हमेशा सेंटर के साथ बंधी हुई है ना ये, तो रस्सी टेंशन तो हमेशा रस्सी में होनी है, तो वो टेंशन ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ। अब जब ऊपर गया टॉप पे, तो वेट तो फिर भी नीचे की तरफ ही रहना है, और टेंशन कहाँ पे रहनी है? टेंशन भी रस्सी में रहनी है, और रस्सी तो ये है ना, तो वेट और टेंशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। इस केस में हमने इन्हें ऐड कर दिया, इस केस में हमने इन दोनों को माइनस कर दिया। बॉटम पे टेंशन
मैक्सिमम, टॉप पे मेंशन टेंशन मिनिमम, बॉटम पे रस्सी के टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे, टॉप पे रस्सी के टूटने के चांसेस ना होने के बराबर होंगे, कम होंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल आप लोगों का जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं? इन्हें जियोसिंक्रोनियस भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं इनकी ऑर्बिटल मोशन of satellite is similar to the spin motion of earth। ठीक है, यानी क्या होते हैं? दो कंडीशन होती हैं। कंडीशन फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्या होती है? नंबर 1, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ equals to 24 hours, and number 2, they move above the equator, इक्वेटर के ऊपर। ये दो कंडीशन होती हैं। जमीन की बात की जाए ना, ये जमीन, ठीक है, ये जो लाइन होती है दैट लाइन इज कॉल्ड इक्वेटरल लाइन। ये पोल होते हैं और ये इक्वेटर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे सैटेलाइट होती हैं, अगर ये जमीन है ना, ये जमीन है, तो ये सैटेलाइट, कभी आप लोगों ने देखा हो ना कि जो टेनिस बॉल होती है, इसके ऊपर वो जो बुरसी लगी होती है, कपड़ा सा चढ़ा होता है, उसे उतारो ना तो अंदर से वो रबर निकलता है, और रबर के दो कप ज्वाइन किए होते हैं इस तरह। वो जो लाइन जिस तरह बॉल को, वो लाइन जो जॉइंट होता है उनका, वो बॉल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसी तरह इक्वेटर भी एक ऐसी लाइन है जो जमीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। फर्ज किया ये जमीन है और ये सैटेलाइट इस तरह नहीं घूम रहे होंगे, पोल के अबाउट नहीं घूम रहे होंगे, बल्कि इक्वेटर के गिर्द ऐसे घूम रहे होंगे। और ये इनकी कंडीशन है कि जियो स्टेशनरी वही सैटेलाइट्स होगा, दो कंडीशन को फॉलो करेगा। नंबर 1, एक तो उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एग्जैक्ट 24 आवर्स हो, और दूसरा वो हमेशा इक्वेटर से ऊपर मूव कर रहे होंगे और किसी डायरेक्शन में। हाँ, अगर मैं कहता हूँ एक ऐसा सैटेलाइट ले लिया जो जमीन के गिर्द 24 घंटे में चक्कर पूरा कर रहा है, पोल के अक्रॉस मूव कर रहा है, अबव द पोल मूव कर रहा है ऐसे, तो क्या आप उसे जियो स्टेशनरी कहोगे? नहीं कहोगे। जियो स्टेशनरी की दो कंडीशन कौन सी? एक तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा, और दूसरा अबव द इक्वेटर मूव कर रहा होगा। दैट आर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और इसका ले लो स्क्रीनशॉट जरा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ऑर्बिटल मोशन मूव इक्वल हो जाती है किसके? एवरेज और ऑर्बिटल मोशन। और हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं रेडियस ऑफ सैटेलाइट,
तो हमारे पास आ जाता है दैट इज r क्यूब इक्वल्स टू gm ओवर 4 पाई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। जब इन वैल्यूज को पुट किया गया तो हमारे पास जो रेडियस आया दैट इज 4200 किलोमीटर, 43,200 किलोमीटर, जो कि अप्रोक्सीमेट है 7 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। और जब आपने बात की अबव द इक्वेटर, अबव द इक्वेटर, तो अबव द इक्वेटर क्या आ जाएगा हमारे पास दैट इज अप्रोक्सीमेट 36,000 किलोमीटर, यानी जमीन से तकरीबन 36, जमीन की सतह से तकरीबन 36,000 किलोमीटर के फासले पे अगर आप एक सैटेलाइट को छोड़ते हो तो वो जमीन के गिर्द घूमना शुरू होगा और उसके घूमने का टाइम पीरियड इतना हो जाएगा जितना जमीन का अपने एक्सिस के गिर्द है, यानी 24 घंटे। याद रखिएगा ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन जियो स्टेशनरी के लिए तब होगा जब आप यहाँ पे टी की वैल्यू 24 आवर पुट करोगे। अगर आप टी की वैल्यू 24 आवर पुट नहीं करते, कुछ और पुट कर देते, तो आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हो। समझ आई बात की? मैं कहता हूँ जी जमीन सूरज के गिर्द एक चक्कर पूरा करती है। अब जमीन सूरज के गिर्द चक्कर तो 365 दिनों में पूरा करती है। आप टी की वैल्यू 365 दिन पुट करके सॉल्व करोगे, आपके पास वो रेडियस आ जाएगा जिसमें जमीन घूम रही है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी अच्छा बताएं, मैंने जमीन का सूरज के गिर्द घूमने का रेडियस किसी तरीके से आधा कर दिया, बताएं फिर कितनी देर में एक चक्कर पूरा करेगी? तो उसके लिए भी आप यही फार्मूला अप्लाई करोगे, यानी ये किसी के लिए भी है, जनरल फार्मूला है। आप टाइम पुट करते जो, हाँ टाइम आप यहाँ पे 24 घंटे पुट करोगे तो आपके पास जियो स्टेशनरी आ जाएगा। टाइम आप 12 घंटे पुट कर दोगे तो उतना आ जाएगा। टाइम आप 16 घंटे पुट कर दोगे उतना आ जाएगा। टाइम आप 10 साल दर्ज कर दोगे तो उतना ऑर्बिट आ जाएगा। इसका इतना ऑर्बिट बनेगा जहाँ पे आप इतने टाइम में एक चक्कर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं रेडियस की बात करूं तो फिर मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ, r1 क्यूब ओवर r2 क्यूब इक्वल्स टू t1 स्क्वायर ओवर t2 स्क्वायर। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया जी? सर ये रेडियस और टाइम का रिलेशन प्लीज दोबारा बता दें। मैंने प्रूव नहीं किया इसका, डायरेक्ट फार्मूला लिखा है। ठीक है, g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट, तो r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। मैंने आपसे ये कहा कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये जियो स्टेशनरी के लिए, ये एक जनरल रिलेशन बना है जो किसी भी सैटेलाइट के लिए हो सकता है, किसी भी प्लेनेट के लिए हो सकता है। ये जियो स्टेशनरी के लिए तब होगा जब टी आप 24 आवर पुट कर दोगे। जब टी को आपने 24 घंटे दर्ज किया तब आपके पास ये आंसर आया। इसका मतलब है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जमीन के सेंटर से तकरीबन 43,200 किलोमीटर के फासले पे होगा, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ का तकरीबन 7 गुना होगा। और अबव द इक्वेटर की बात करो तो इतना आ जाएगा। मैं कहता हूँ जी कि आप ऐसे सैटेलाइट का रेडियस मालूम करना चाहते हो जो 12 घंटे में टाइम चक्कर पूरा करे, तो आप टी की जगह 12 घंटे लिख दोगे, रेडियस निकल आएगा। मैं कहता हूँ जी आप ऐसे सैटेलाइट का, अब जमीन भी एक सैटेलाइट है ना सूरज का, मैं कहता हूँ जी आप मालूम करना चाहते हो जमीन कितनी देर में, जमीन जितनी देर में चक्कर पूरा करती है, बताएं रेडियस कितना होगा, तो यहाँ पे पुट कर दो, 365 दिन दर्ज कर दोगे तो आपके पास वो रेडियस आ जाएगा जहाँ पे जमीन 365 दिनों में चक्कर पूरा कर रही होगी। ठीक है, अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग है, मिलिट्री पर्पसेस के लिए है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये लॉन्गिट्यूड पे 120 डिग्री का एंगल कवर करते हैं, और सिर्फ 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से ही आप पूरी दुनिया की नशरियात को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ तक पहुंच के आपका ये वाइंड अप हो गया है। आगे जो इसकी वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो वाला टॉपिक, और पीछे जो टॉपिक है आपका क्या नाम, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो सिलेबस में शामिल तो नहीं है लेकिन आप उसे पढ़ोगे जरूर, उसकी रीडिंग खुद कर लोगे आपको। ठीक है जी, यहां तक पहुंच के आपका सर्कुलर मोशन का आर्टिकल भी वाइंड अप हो गया। नंबर 2 आपका आज टेस्ट हुआ है, और टेस्ट की डिस्कशन
इस लेक्चर में नहीं हुई। याद रखिएगा, टेस्ट की डिस्कशन आपकी हमेशा सेपरेट लेक्चर में हुआ करेगी। अब उसके लिए जो मैंने टाइम डिसाइड किया है कि जिस दिन आप लोगों का टेस्ट हुआ करेगा उस दिन शाम 6 बजे आपकी टेस्ट की डिस्कशन हुआ करेगी। किसी को कोई एतराज इस बात पे? 6 बजे आप लोग ऑनलाइन हो जाया करोगे, हम लोग टेस्ट को डिस्कस कर लिया करेंगे। सर आज जी 6 बजे बायो का लेक्चर है। शाम 6 बजे? यस सर। आज सुबह आपका बायो का लेक्चर नहीं हुआ? नो सर, वो कोई नेटवर्क इशू आ गया था तो इस वजह से अब 6 बजे होगा। तो 6 बजे के बाद 6 बजे से पहले रख लें फिर। जी सर। चले, मैं मुजम्मिल साहब से बात करता हूँ और मैं करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, इंटीमेट कर देता हूँ कि क्या सिचुएशन है। क्योंकि वो लेक्चर हमारे अदरवाइज पता क्या हुआ करेगा, हर दूसरे दिन टेस्ट है, आप लोगों का सिलेबस कवर नहीं हुआ करेगा, तो टेस्ट आ जाया करेगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर लिया करेंगे और बाकी हम लोग यहाँ पे क्लास को लेके चलेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 4 सर्कुलर मोशन का भी आपका वाइंड अप हो गया। कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के आर्टिकल पे। ठीक है, अब यूनिट नंबर 4 के भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, परफॉर्म कीजिएगा, एक्सेस के प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे फिर। ठीक है जी, और मैं मुजम्मिल साहब से रब्ता करके डिस्कस करके फिर आप लोगों को बता दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा कि आपके टेस्ट की डिस्कशन किस टाइम पे होगी। ठीक है जी। सर ये कैपिटल एम मैस ऑफ सैटेलाइट है या फिर मैस ऑफ अर्थ? नहीं, हाँ यहाँ पे एक दो बातें याद रख लोगे कि ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ना, ये प्लेनेट के मैस पे डिपेंड करती हैं, सैटेलाइट के मैस पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, सैटेलाइट का मैस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी देख लो, आप कह सकते हो रेडियस ऑफ, बल्कि इस तरह लिख लो, हाँ चले, रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट does not depend upon properties यानी mass of satellite। ठीक है जी। जी सर ठीक है। यूनिट कंप्लीट हो गया आप लोगों का। कल इंशाल्लाह सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ी देर तक मैं मुजम्मिल साहब से मुशावरत करके आपको बता देता हूँ कि आपके क्या टाइमिंग होगी डिस्कशन की। ठीक है जी, चलिए अपना ख्याल रखिएगा जी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी हम इंशाल्लाह कल इस चीज़ को लेके चलेंगे, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।